45 दिन बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी अगर 45 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है जी, तो हमें सीधा उनके खिलाफ, ये उन्होंने 166 और 167 का उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने इस उल्लंघन में यानी कि वो अपने पद के कर्तव्य को भली भांति निभा नहीं पाए, इसलिए उनको उनके खिलाफ 166, 167, 420, 468, 471, 188, 175 इन धाराओं में मुकदमे बनते हैं। ये एक्चुअली लंबा प्रोसेस है, इसका एक बड़ा वेबिनार एक दिन अपन इसी पे विशेष कर रखेंगे, जिसमें हमें कम से कम 1 घंटा, जिसमें हमारे साथी जो सरदार तारा सिंह जी है उसमें हम उनको विशेष बुलाएंगे। एक हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है एडवोकेट प्रीति शर्मा, उनको बुलाएंगे। ये विशेषकर इस एक्ट पे इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कार्य किया। हमने सैकड़ों एफआईआर दर्ज करवाई है। उसमें हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हमें एप्लीकेशन का 30 दिन का समय इंतजार करना है। एप्लीकेशन देने के बाद में 30 दिन तक हमें भूल जाना है कि किसी का कोई कॉरस्पॉन्डिंग नहीं करना है, किसी को फोन नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, 30 दिन के बाद में ये लोग ये कहते हैं कि इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, हमें ब्लैकलिस्टेड किया, हमें हमारे पे दबाव बनाया, ये इस तरीके के करके उन पे मुकदमे दर्ज करवाना शुरू कर देते हैं पहले से ही। तो हमें एप्लीकेशन देकर के भूल जाना, 30 दिन तक हमें कुछ नहीं करना। 30 दिन के बाद में हमें प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील करनी है। प्रथम अपील करने के बाद हमें 45 दिन तक भूल जाना है कि किसी अधिकारी को हमने प्रथम अपील की है। 46वें दिन हमारी प्रक्रिया शुरू होती है कि हमारे पास में पूरे दस्तावेज है, कहीं कोई दस्तावेज लाने नहीं पड़ेंगे हमें। हमने एप्लीकेशन दिया, उसकी कॉपी हमारे पास में है। अगर हमने पोस्ट से भेजा है तो उसकी हमारी रसीद हमारे पास में है, उसकी रिसीव्ड हुई है, उसकी हमें पोस्ट ने प्रमाणित कर दिया कि ये इस तारीख को पहुंचा है। जब हमने प्रथम अपील शासित की तो प्रथम अपील का हमारे पास रिकॉर्ड है। तो फिर हमें किस के लिए इंतजार करना है, किस साक्ष्य के लिए हमें वेट करना है। हमारे पास में सब साक्ष्य हैं। अब इन्होंने अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है, इसलिए इन पे 166, 166 ए, 167, 168, 175, 188, 420, 406, 506 इन धाराओं पे मुकदमे बन जाते हैं। बिल्कुल सर, चूंकि हमें ये समय सीमा हमें ध्यान रखनी है, पहले 30 दिन तक की समय सीमा है, और उस बीच हमें कहीं फोन नहीं करना है। आरटीआई हमने लगा दी तो हमें भूल जाना है, कहीं किसी अधिकारी के पास फोन नहीं करना है। और इसके बाद हम प्रथम अपीली अधिकारी के पास जब हम आरटीआई लगाते हैं या जानकारी मांगते हैं तो वहां पर हमें 45 दिन तक वेट करना होता है। इसके पश्चात ही हम एफआईआर वगैरह कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं कि थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारे सिद्धांतों को मॉडिफाई इसलिए करना पड़ेगा कि हमें आरटीआई ऑनलाइन लगाना शुरू करें। बिल्कुल, वर्तमान में आरटीआई और सरकार ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल तो बना दिए, लेकिन वो पोर्टल सिर्फ ठगने के सिवाय, आरटीआई कार्यकर्ता को ठगने के सिवाय कोई चारा नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो अनुभव मुझे भी है। उसमें एक फाइल साइज पीडीएफ में अगर आप लगाते हैं तो उसमें एक डेफिनेट साइज रहता है, इसी तरह की चीजें रहती हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो मुझे भी लगा है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा मैं और गाइड कर देता हूँ। हमें हमारे जिस विभाग में हमें आरटीआई लगानी है उस विभाग के किसी भी अधिकारी का मेल आईडी ध्यान होना चाहिए। उस मेल आईडी पे आप ऑनलाइन चालान काटिए। ऑनलाइन चालान काट करके आपको ऑनलाइन उस आईडी पे आपको भेज देना है और आपका समय शुरू हो जाता है उस टाइम से ही। हमें उस ईमेल पे भेजने वाली जो प्रक्रिया है, ऐसा ही प्रक्रिया हम लोग आगे निभा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर हम किसी आरटीआई को फाइल करते हैं तो ऑनलाइन हमारा भुगतान कैसे होगा? इसके लिए भी बहुत सारे राज्यों में ई ग्रास की सुविधाएं दे रखी है। अगर
ई ग्रास भी सुविधाजनक नहीं है तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, वो है ईएमओ, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये सुविधाजनक उपलब्ध होता है। आपको बिल्कुल सर। हाँ हाँ बिल्कुल किसी सर, इसमें भी ऑनलाइन अगर करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन किसी भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, आपको 10 रुपया देना है, आपका भेजने का पता और लेने वाले का पता लिखना है, आपको 16 अंक आज की के एक डिजिट। हाँ, आज के समय में सर यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी आरटीआई फाइल हो सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सकती मुझे है। सबसे बेहतर है। और इसमें तो आप व्यक्ति पेटीएम वगैरह से भी पेमेंट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये पेटीएम का जो साधन जो दिया है ना, ये सब ई ग्रास में हो जाता है। बिल्कुल लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल है, उन ऑनलाइन पोर्टलों पे न जाएं। ऑनलाइन पोर्टल बिल्कुल। सिर्फ ठगी का शिकार है और कुछ नहीं है हाँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। ठीक है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए सर, क्या अपीलीय अधिकारी असत्य जानकारी दे सकते हैं? अगर देते हैं, मान लीजिए कोई गलत जानकारी उनके द्वारा भेज दी गई, तो इस पर अधिनियम की उल्लंघन करने की क्या कार्यवाही की जा सकती है उनके ऊपर? सर अपीलीय अधिकारी अगर अपना गलत जवाब देता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर फर्स्ट अपील अथॉरिटी नोटिस मिलने पर भी सुनाई के बिना कोई सूचना गैर हाजिर रहना या नोटिस मिलने पर भी निर्धारित निर्देशों की मियादों में आयोग का कोई प्रत्युत्तर नहीं देना, अपील का प्रत्युत्तर अधूरा, झूठा, तथ्यों के विपरीत होना, ये सब फर्स्ट अपील अथॉरिटी के 20(1) के नोटिस की सुनवाई में किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई किसी प्रकरण में ऐसा कोई जवाब नहीं देता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाती है और उस कानूनी कार्रवाई में आप जी बिल्कुल 166 और 188 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। एक सौ सर आरटीआई बिल्कुल सर, आरटीआई अधिनियम के तहत आम नागरिक द्वारा क्या शासकीय विभाग या शासकीय जो कार्यालय हैं उनके दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया जा सकता है? क्या ऐसे प्रावधान हैं सर? बिल्कुल और अगर बिल्कुल सर प्रावधान है ऐसा। तो बिल्कुल इसकी प्रक्रिया के बारे में भी कृपया अवगत करा दीजिए सर। सर इसके बारे में निरीक्षण आप सूचना अधिकार के तहत में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में आप निरीक्षण न करके डॉक्यूमेंटों पे कार्य करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हाँ हाँ वर्तमान बिल्कुल सर। परिस्थितियां। जी जी। हाँ बाकी ऐसा आरटीआई सर। में ऐसा है। इसके अलावा अपन एक और साथ अधिनियम पे और बात करेंगे जो बिल्कुल ऑलरेडी सर, आरटीआई सर एक एक्ट से छोटी सी पहले जानकारी का है। मुझे यहाँ पर चाहिए थी। बिल्कुल एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी। मान लीजिए एक विद्यालय है। अब विद्यालय में बहुत सारे फंड आते हैं। मैं छोटा सा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पदाधिकारी भी विद्यालय में निरीक्षण करने जाते रहते हैं। तो विद्यालय में खेल कूद या इस तरह से साइंस के लैब वगैरह में बहुत सारा फंड आता है। तो अब वो फंड कहाँ कितना आया? बहुत सारे सरकारी विद्यालय होते हैं, उसमें साइंस के फील्ड में बहुत सारा फंड रिलीज होता है। कि मैं खुद इसका मेरा अपना अनुभव है कि विद्यालयों में होता नहीं है। विज्ञान की लैब होती नहीं है, बस नाम की होगी। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, लेकिन हर साल विद्यालय द्वारा लाखों रुपए की राशि निकाली जाती है। अब इसी संबंधित दस्तावेज का निरीक्षण करना है तो मुझे लगता है विद्यालय वगैरह इतने खतरनाक नहीं होते हैं और यहाँ पर पदाधिकारी जा भी सकते हैं। तो अब वहां जाना है तो इसकी संक्षिप्त प्रक्रिया क्या होगी? मतलब किस तरह से वो जा सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल उसके लिए आपको एक, जब आप आरटीआई आवेदन करते हैं उस समय पे आप आरटीआई आवेदन में 2 चीजें ध्यान रखें। एक तो जब अपना नीचे जो भेजने का प्रविधि जो लिख के भेजते हैं उसमें अपने जो साथी हैं अकेले कतई ही नहीं जाएं, अपनी टीम के साथ में जाए और नीचे लिख दें जैसे प्रभात कुमार झा और एनएचआरसीसी की टीम। तो उसमें आप अपनी टीम के साथ में जा सकते हैं। मेरा निवेदन एक और रहेगा कि अगर आप किसी इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो एक किसी महिला साथी को साथ में ले जाना न भूलें। जनरली किसी बड़े भंडे फोड़ में अपन जाते हैं और उस भंडा फोड़ में महिला के दुष्चरित्र का जो इल्जाम है वो मोस्टली आरटीआई एक्टिविस्टों पे लगता है। तो उसके लिए भी आप ये रखें, अपने कई ऐसे दस्तावेज साथ में रखें, जो गुप्त स्पाइरल जो कैमरे होते हैं उनको रखें। तो आप अपनी सावधानी के अनुसार वहां पे अपने आवेदन को करें और उसके अकॉर्डिंग आप
अकेले न जाकर के अपनी टीम के साथ में निरीक्षण करें। जी सर। सर क्या सूचना के अधिकार अधिनियम में आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान भी है? बिल्कुल उसके लिए प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान के लिए मैं वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि कभी हमें सुरक्षा के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए। उसका कारण है कि आपको सुरक्षा उपलब्ध करवा दी जाएगी और आपके साथ में एक खर्चा और जोड़ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। आप स्वतंत्र नहीं रहोगे। आपकी हर एक्टिविटी पे एक जो पुलिस का कर्मचारी आपके साथ रहेगा, वो एनी टाइम आपकी हर एक्टिविटी को भली-भांति रिकॉर्ड करेगा और सरकार के उन वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाता रहेंगे। ये आज हम लोग भी चाहते हैं तो हम लोग भी ले सकते हैं। हमारे एक वरिष्ठतम साथी हैं राव धनवीर सिंह राजस्थान के, और उनको हरियाणा सरकार से एक गनमैन मिला हुआ है। बिल्कुल वो साथ में रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये जब भी कहीं जाते हैं तो साथ में लेके जाना होता है, उनका खर्चा वहन करना होता है, हर तरीके की एक्टिविटी उन्हीं पे एक्स्ट्रा होती है, जबकि वो हरियाणा सरकार ने उनको दे रखी है। तो ऐसा प्रावधान भी है। सर किस प्रकार का खर्चा वहन करना पड़ता है? उस जो पुलिस का जो अधिकारी जो आपके साथ में रहता है, उसकी हर एक्टिविटी आपको करनी होती है। अगर कहीं जाते हो, बस में जाते हो तो उसका किराया वो वहन करेगा। अगर वो आपने उस साथ में लेके गए हो तो उसका खाना खर्चा वो आपको वहन करना पड़ेगा। उसके रहने खाने की सुविधा है वो आपके साथ में उनको करनी पड़ेगी। ये सब एक्टिविस्ट के ऊपर ही आती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। सर अगला सवाल है कि क्या एफआईआर की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट भी आरटीआई माध्यम से प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है साहब। इसमें ऐसा कोई भारत की स्वतंत्रता को अगर खंडित करने वाला कोई दस्तावेज हो, जिससे देश की अखंडता को कहीं आँच आती हो, या किसकी जिंदगी को अगर कहीं मिसबिहेव में जाती हो, तो ऐसे दस्तावेज को आप नहीं ले सकते। बाकी ऐसा कोई अ, जी, जी। माफ करें, फिर कॉल आ गया था। तो ऐसे ठीक है। कोई दस्तावेज जिसको आप सरकार मना नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे दस्तावेजों में 8(1) का हवाला दे करके आपको टरका दिया जाता है। जी, यानी कि हम एफआईआर की कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल, वो उस तरह के जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। सर आरटीआई अधिनियम अपने आप में कितना सशक्त है? और आप चूंकि आपको ढेर सारा अनुभव है इस संबंध में, तो आपको क्या लगता है कि इसमें संशोधन की भी आवश्यकता है? आपके इस पर क्या विचार हैं कि इसमें किस प्रकार से संशोधन हो सकता है? किस प्रकार से इस अधिनियम को और आसान बनाया जाता है, जिससे भारत के आम नागरिक बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें? सब इसमें जैसे आपका पहला सवाल कि आरटीआई में क्या संशोधन की और जरूरत है, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अधिकारियों के पक्ष में न होकर के आम जनता के पक्ष में होना चाहिए। आयोग का जो झंझट है, जो आयोग के 2-2 3-3 साल तक अगर आयोग में जो परिस्थितियां लग रही है, उन पेशियों को बहुत मुलायम तरीके से किया जाना चाहिए। इतना समय लगना नहीं चाहिए। अगर कोई अधिकारी किसी एक बार किसी को आदेशित कर देता है और उस आदेश की अगर अवहेलना होती है, तो उन पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इस एक्ट में जनता की तरफ से होना चाहिए, न कि इन वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से। जी, बिल्कुल, इससे आम जन को सर सूचना आयोग को जो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, इस संबंध में कृपया आप प्रकाश डालिए सर। सर एक बार रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी सर, सूचना आयोग को जो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, इस पर आपके क्या राय है सर? बिल्कुल सर, इसमें हमारे राजस्थान में तो एक आयोग ने बिल्कुल परिपत्र भी निकाल रखा है कि आप अगर इस तरीके की सूचना हमारे आदेश के बाद में, या अगर जनता के एप्लीकेशन के बाद में, या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी अगर आप सूचना उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो आप कानून के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। और इस कानून के खिलाफ में जो कोर्ट को शक्तियां हैं, उसमें राजस्थान का जो है उसमें ये लिखा है, इसी प्रावधान के मद्देनजर लोक सूचना अधिकारी को
सूचना के अधिकार अधिनियम की लागू किए जाने हेतु संवेदनशील होगा, आवश्यक है। और अगर वो तय समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं और बार बार अगर इसकी अवहेलना करते हैं तो बाकायदा भारतीय दंड संहिता के तहत दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा प्रावधान हर सरकारों ने अपने स्तर पे कर रखा है। जी सर। सर, चूंकि आरटीआई दर्ज करने के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम हैं, आप पहले ही बता चुके हैं, तो सर हमारा अगला सवाल, सर मेरा अगला सवाल होगा कि हमें मान लीजिए कि हमने मध्य प्रदेश सरकार में फाइनेंस से जुड़े हुए, यानी कि सरकार ने शिक्षा पर कितने खर्च किए, ठीक है, या जो फंड है गवर्नमेंट के पास आया और वो किस किस डिपार्टमेंट पे उन्होंने कितना खर्च किया, उदाहरण के लिए विद्यालय में कितना खर्च किया या किसी और डिपार्टमेंट पे उन्होंने कितना खर्च किया, तो हम ये आरटीआई फाइल करेंगे तो किसके कैसे, मतलब इस आरटीआई को फाइल करेंगे सर? यानी कि हम मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ करेंगे, गृह मंत्रालय के खिलाफ के ऊपर करेंगे, या किस तरह से करेंगे सर? थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर। एक सिंपल सी आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपको ये पता न हो कि ये हम कहाँ पे फाइल करें, जी बिल्कुल, ये अब चूंकि मेरे पास पदाधिकारियों के फोन आते हैं और वो बताते हैं कि हम फाइल कहाँ करें, क्योंकि वो लिस्ट जब ऑनलाइन हम आरटीआई फाइल करते हैं तो सैकड़ों डिपार्टमेंट की लिस्ट खुल जाती है, और हम किस डिपार्टमेंट में हम फाइल कर दें, ये किसी भी आवेदन को अगर आप फाइल करते हैं, किसी भी आवेदन को अगर आप फाइल करते हैं, जरा आप चाहते हैं अपना माइक को म्यूट कर लें। जी। किसी भी फाइल को आप फाइल करते हैं, उसके नीचे आप एक नोट अवश्य लिखते हैं कि अगर सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो आप आरटीआई की धारा 6(3) के तहत आप संबंधित विभाग को भिजवाएं। अच्छा सर, हमारे द्वारा बहुत पहले 2018 में, मुझे लगता है 18 नहीं या 19 में फाइल की गई थी, तो उसमें मैंने वो हमारी जो आरटीआई थी वो रिजेक्ट हो गई थी सर। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो गई? नहीं सर, रिजेक्ट तो ऐसा कोई आवेदन किया ही नहीं जा सकता। रिजेक्ट सिर्फ अपील रिजेक्ट कर सकते हैं, और अपील रिजेक्ट करने के लिए भी हमारे पास में ऐसा प्रावधान है कि अगर प्रथम अपील आपकी रिजेक्ट कर दी गई तो आप द्वितीय अपील में चले जाए या फिर उसकी शिकायत दर्ज करें, तो ऐसे प्रावधान है। बाकी किसी एप्लीकेशन को खारिज करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर द्वितीय अपील जो होता है सर, उसमें समय की क्या बाउंडेशन है? द्वितीय अपील हम कितने समय के लिए हमें वेट करना होता है उसमें? सर आपको बांध के रखा है आयोग ने, बाकी आयोग बंद के नहीं रहा। आपको 90 दिन में अपनी द्वितीय अपील शासित करनी होती है, प्रथम अपील के बाद। जी। 45 दिन से लेकर के 90 दिन के मध्य आप द्वितीय अपील फाइल कर सकते हैं। जी साथियों को नमस्कार। जी, प्रश्नोत्तरी के इस सेशन में हम अपने पदाधिकारियों के कुछ सवाल हैं। आप में से जिन पदाधिकारियों को सवाल करने हैं, कृपया आप एक बार मैसेज कर देंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी। हमारे पास समय का बाउंडेशन भी है, इसलिए हम आपसे 2-3 सवाल आपसे ले पाएंगे। तो जी सर, आप बताइए क्या सवाल है आपका? सर जेसी कोट दिल्ली से। जी बताइए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार, मैं जेसी कोट दिल्ली से बोल रहा हूँ जनाब। जी बिल्कुल सर, पहचान रहे हैं, आप दिल्ली से प्रदेश सचिव हैं सर। जी सर, गौर साहब बताइए। ऐसे जनाब, जो बंदे आरटीआई लगाते हैं या जिस बंदे ने आरटीआई लगाई तो उसकी आरटीआई का जवाब गवर्नमेंट देना चाहती नहीं है। और जब गवर्नमेंट जवाब देना चाहती नहीं है तो जो आरटीआई लगा रहे हैं उसका क्या होगा? सब उसके लिए मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि अगर आपको आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो आप प्रथम अपील तक इंतजार करें। प्रथम अपील के जब 45 दिन पूरे हो जाते हैं तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आईपीसी में जाकर के उनके 166 167 के तहत में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। जी, जो मुकदमा दर्ज होगा जनाब, उसकी कार्रवाई कौन करेगा? सॉरी, जो मुकदमा दर्ज होगा जी, किसी बंदे से हमने मानो आरटीआई डाली, उससे हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया, उस मुकदमे के लिए मतलब वकील और वो
कैसे कैसे अरेंजमेंट करेगा बंदा, चाहे गरीब सही हो? सर वो तो अपने को ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। जिसको आरटीआई फाइल करना होता है वही करता है, सरकार नहीं करती। सरकार के खिलाफ जाते हो, मैं आपके खिलाफ जाता हूँ और आप मुझे सुविधा मुहैया करवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है। मैं तो जो ना पब्लिक की जानकारी के लिए बोल रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं तो विधानसभा में बैठता तो मुझे पता है। लेकिन बहुत से जो लोग आगे जिनने आरटीआई लगा रखी है, उनके आरटीआई अगर फेल हो गई हैं, फेल होने के बावजूद वो लोग घर में चुपचाप बैठ जाते हैं, उनको कायदे कानून आगे पता नहीं है, क्योंकि 45 दिन के बाद हम मतलब उनके ऊपर केस कर सकते हैं, मुझे तो पता है। लेकिन जो हमारे साथी सुन रहे हैं, उन साथियों को सुनाने के लिए मैंने क्वेश्चन दोबारा दोहराया था जनाब। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पूछी। और आप जैसे सीनियर आदमी जिन्होंने बहुत सारे तजुर्बे रखे, हमारे जैसे साथियों का जो जन्म है उससे लेकर के तो आपके पास में तजुर्बा होगा। मैं स्वागत करता हूं कि आपने सवाल किया, और आशा करता हूं कि मैंने जो जवाब दिया उस जवाब से भी आप संतुष्ट होंगे। ठीक है, जो आपने जवाब दिया उससे भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि विधानसभा में आरटीआई के सारे क्वेश्चन आते हैं वापस होके, मुझे तो पता है। पर मैंने तो इसलिए कहा कि ना, जो भाई को साथी आरटीआई लगाता है के बाद बिल्कुल। अब अगले सवाल की ओर, बिल्कुल सर, अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ मैं अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए देवी प्रसाद साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया आपके सवाल पूछ सकते हैं, देवी प्रसाद साहू जी। सर जी सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं देवी प्रसाद बोल रहा हूँ उड़ीसा से। क्या हम प्राइवेट जो स्कूल्स है उनके अगेंस्ट में आरटीआई फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके। आप उनके सीबीओ को लिख सकते हैं या डीबीओ को लिख सकते हैं, उनको लिख करके आप उनसे मांग सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड जो होते हैं, जितने भी क्वेश्चन मार्क होते हैं, जितना भी उनका अगेंस्ट में होता है, हम लोग उनके अगेंस्ट में कुछ फाइल नहीं कर पाते हैं। तो उसका कुछ प्रावधान है कि वेबसाइट कुछ है, जैसे आपने बोला कि ये जो वीडियो अपना बीओ के अगेंस्ट में हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर कुछ फाइल करेंगे तो कैसा है उसका प्रोसेस? देव प्रसाद जी, मैं आपको एक सभी साथियों का आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आप सिर्फ सरकारी प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके भी निरीक्षण कर सकते हैं, प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनके भी निरीक्षण कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। लेकिन संबंधित विभाग को भेज करके उनके माध्यम से आपको लेना होगा, और उसमें आपको 5 दिन का जो एक्स्ट्रा समय है वो देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो आवेदन है वो आवेदन उस विभाग को लिखे, और कि मुझे आपके अंदर आपके अधीनस्थ जो कार्यालय है, इस कार्यालय से मुझे इस स्कूल से या मुझे इस हॉस्पिटल से या इस कॉलेज से ये सूचनाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाएं। बिल्कुल। तो आपकी सूचनाएं जो हैं वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि वो आनाकानी करेंगे उसमें, और इन आनाकानियों से बचने के लिए ही हमें ये जो मैं आपको नया तरीका जो इजाद कर रहा हूँ वो है। और इस इजाद में आपको बताऊं एक नया और तरीका, हम आरटीआई के बाद भी एक बहुत बेहतरीन एक तरीका और है, वो अगले सेशन में हम आपको और बताएंगे। उससे आपको इतना वेट करने का और वो नहीं होगा, जिसमें हम जिला उपभोक्ता न्यायालय में या राज्य उपभोक्ता न्यायालय में जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है। चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता भी है, लेकिन मैं 2 सवाल और ले सकता हूँ। अगर निशांत थर्ड जी सर ने मैसेज किया है तो कृपया सर आप सवाल पूछ सकते हैं। निशांत थर्ड जी सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कृपया आप नेटवर्क में आकर सवाल करें। मैंने एक जेलर को एक आरटीआई लगाया, तो उसमें मैंने उनसे पूछा कि यूटीपी जितने बिजनेस है उनको कितने को बेल मिल गया, लेकिन वो बेल पे। सर निवेदन करूंगा कि एक बार बीच में कॉल आने की वजह से मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। जेलर को मैंने एक आरटीआई लगाया जानकारी प्राप्त करने के लिए, यूटीपी प्रिजनर कितने को बेल मिल चुके हैं, लेकिन वो जेल के अंदर। निशांत सर आपके माइक शायद कुछ उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, बेल हो चुका लेकिन वो आज तक जेल पे है, तो इनको छुड़ाने का क्या प्रोसेस है सर? सॉरी सर, 30 कैदी जिनको बेल मिल चुकी है लेकिन आज तक वो जेल पे है, तो इनको छुड़ाने का क्या प्रोसेस है?
सर ये तो किसी अच्छे आपके वकील हैं उनसे बात करें, ये आरटीआई में नहीं आता है या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेंगे, मैं बता दूंगा इसका। जी जी बिल्कुल। सर मेरा एक और रिक्वेस्ट है, निर्भया फंड आपको पता ही होगा इस बारे में, तो सर मैं चाहता हूं कि पूरे देश, पूरे इंडिया में ऐसा जितने जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो निर्भया फंड पे एक आरटीआई सारे स्टेट अपने अपने लगाए, कि ताकि पता चले कि ये फंड्स कहाँ कहाँ यूज हुए, किस किस हेडिंग्स में इन्होंने यूज किया। लाखों रुपया, मतलब 300, 500, 600, 800 करोड़ों रुपया इन पे गया हुआ है हर एक स्टेट को। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर आपके तरफ से, एक आरटीआई ऐसा हो पूरे स्टेट भर, पूरे इंडिया लेवल पे, कि इसका ये पता चल सके कि ये फंड कहाँ का यूज हुआ, वाकई में निर्भया फंड में यूज हुआ या कि स्टेट अपने अपने सैलरी पे यूज किए, किसी ने कुछ पे यूज किया। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आप ये जो संगठन का वार्ड है उसमें आप लिख करके भेज दीजिए और उसमें बिल्कुल अपन करेंगे। मेरी तरफ से कहीं भी अगर जरूरत होगी तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से रहूंगा। सर मैं लीगल एमपी में भी आपका मेंबर हूँ सर, उस पर भी लिख के भेज दूंगा सर। ठीक, जी 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 बिल्कुल। मैं अगले एक सवाल में और ले सकता हूं क्योंकि अपनी समय की बाध्यता है, इसलिए मैं मनोज सोलंकी जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, कृपया आप पूछ सकते हैं सर। मनोज सोलंकी जी। नमस्कार सर। आवाज आ रही सर मेरी? जी जी मनोज जी बिल्कुल। सर मेरा निवेदन ये था आपसे कि सपोज कोई कर्मचारी है किसी विभाग का, तो जैसे सर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास जो सैलरी है उसके अलावा कुछ संपत्ति अर्जित किए हैं। अगर हमें उन्हें उनकी पर्सनल जानकारी चाहिए तो सर क्या हम इस आरटीआई एक्ट के थ्रू ले सकते हैं क्या? बहुत सारी चीजें आप उनके दस्तावेजों से ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनसे नहीं ले सकते। हालांकि वो उनकी परमिशन के बिना नहीं मिलते, क्योंकि वो एक आरटीआई में उनको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस आदमी ने आपसे आपकी ये सूचनाएं चाहिए, क्या हम दे सकते हैं क्या। तो बहुत सारी सूचनाओं में अगर वो मना करते हैं तो वो आप नहीं देते हैं, लेकिन कई सूचनाएं ऐसी है जो सूचनाएं आप उनसे ले सकते हैं। सर मैंने एक्चुअली क्या एक आरटीआई लगाया था एक कार्यालय के लिए। जी जी थोड़ा सा सर समझ आऊंगा मैं। तो उसमें एक्चुअली क्या है सर कि मैंने कार्यालय से पूछा था एक्चुअली कि आपके संबंधित जो पदस्थ कर्मचारी हैं उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है उससे लेके और अब तक उनके पास उनने कितनी संपत्ति अर्जित की है और जो सैलरी उनको प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग उनका कितना अभी तक के बैलेंस होना चाहिए, ये मैंने उनसे सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए थी, लेकिन सर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिए। बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे वो। उसमें आपको इनकी ये सैलरी लेने की कहाँ जरूरत होती है। आपको अगर इनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ ना। इनकी पर्सनल जो बैंकिंग जो है उस बैंकिंग में आप इनसे नहीं ले सकते कि भाई बैंकिंग का उसका फंड कितना है। उसको मैं आपके बारे में पूछूं, अगर प्रशांत सर से पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इनका जो सैलरी क्या है या इनके पास में बैंक बैलेंस क्या है, तो प्रशांत सर जी कैसे बता देंगे? वो आपको पूछे बगैर थोड़े बता देंगे। और ऐसे ही संपत्ति का सर एक्चुअली क्या है सर, संपत्ति का सभी कर्मचारी को ब्यौरा देना पड़ता है हर साल, ये ऑफिस में जमा होता है सर। तो सर उसके बिल्कुल देना अकॉर्डिंग हम उनसे जी उस आरटीआई को सर घुमाना पड़ेगा आपको। सीधे अंगुली से कभी भी घी नहीं निकलेगा। आपको मक्खन निकालना है तो अंगुली को टेढ़ी करना पड़ेगा, उसका तरीका अलग है, उस तरीके से निकालना पड़ेगा। आप पता है आपको कि मैं सामने लकड़ी लेकर के सामने वाले को मारने जा रहा हूँ, तो सामने वाला आपसे लकड़ी खाएगा क्या? नहीं बिल्कुल सर। तो इसमें निवेदन ये सर मेरा, तो थोड़ा सा बताएं इसमें कैसे हम जानकारी निकालें सर। इसके लिए आपको जो आवेदन है उस आवेदन को बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखना पड़ेगा और उसको आवेदन को बहुत बेहतर करके लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी उसके क्या क्या है, उसके बैंक बैलेंस क्या है वो बता दो, ऐसे नहीं। उसके लिए आप मेरे फोन पे फोन कर लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये लंबा चौड़ा है। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई बात हो जाएगी। ठीक है सर, मैं अलग से संपर्क कर लूंगा। हमारे पास ससमय की अपनी बाध्यता है और हम ज्यादा सवाल हम एक सवाल में और लूंगा, इसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित करूंगा। एक सवाल है दिलीप पाटनी जी सर का, वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं और ये जो भी पदाधिकारी ये पूछ रहे हैं सवाल की आरटीआई फाइल कैसे करते हैं।
कृपया आप एक बार YouTube में सर्च कर सकते हैं, हमारे ब्यूरो के YouTube चैनल पर भी आरटीआई फाइल कैसे करें इसकी जानकारी है। तो या तो आप YouTube पर आप जानते हैं, इसकी जानकारी आप इसके लिए आप एक और अनाउंस कर दीजिए कि एक दिन फुल डे आरटी सेशन रखने वाले हैं नेक्स्ट संडे और सैटरडे को, जो फुल डे होगा। तो जिनके क्वेश्चन आंसर हैं वो कर सकते हैं, उसमें पारेख साहब को होंगे, इनके साथ में और भी 1-2 मेंबर होंगे और फुल डे सेशन चलने वाला है। तो अभी कोई ये ना समझे कि उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे, नेक्स्ट सैटरडे का वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो संदीप सर ने माननीय राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी संदीप सर ने कहा कि हम एक फुल डे सेशन रखेंगे जहां पर आप सारे सवाल आप अपने पूछ सकते हैं, तो वहां पर आपके और भी डाउट क्लियर होंगे। परंतु एक अंतिम सवाल मैं दिलीप पाटिल जी का लेना चाहूंगा, इसके पश्चात मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित एक अंतिम तो क्वेश्चन। दिलीप नमस्कार सर, मुझे एक जानकारी चाहिए थी। जैसे आपने कहा कि संबंधित विभाग से जानकारी लेनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि मैं कोई एक जिले में बैठा हुआ हूँ और अभी जैसे बात की कि एक जेलर से सूचना मांगी गई और जेलर तो सूचना जेलर से मांगना उचित है या उसका माध्यम जो कंट्रोलर ऑफ जेलर है वो पूरे स्टेट के उनसे मांगी जानी चाहिए? सर स्टेट वाले से मांगी जानी चाहिए, बेहतर होता। एक्चुअली जब आप हमें सूचना ऊपर से अगर दिलवानी का किसी को फोर्स रहता है तो उसका एक अलग से ही इफेक्ट रहता है, और आप गृह मंत्रालय लिख करके गृह मंत्रालय से अगर ले तो बहुत बेहतर होता है, वो ज्यादा बेटर होता है। मतलब कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट पे या कोई एक संभाग में कोई अगर एक कार्यालय कार्य कर रहा है तो उसके बारे में सूचना एकत्रित करने का अधिकार जो है वो हमें उस स्तर पे नहीं होना चाहिए बल्कि उससे ऊंचे स्तर पे करना चाहिए। बिल्कुल। इसके पीआईओ होते हैं, जो सूचना अधिकारी होते हैं ना, वो सूचना अधिकारी इसका कौन होता है वो उसको आप करेंगे तो बेहतर होगा। और वो एक इसका एक लेवल है, अपन मान के चलते ना निचले वाले में अपन एसडीएम को जो बात कहते हैं वही बात अगर कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम को आती है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है ना, अलग प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो इस तरीके से अपन काम करें। चलिए ठीक जी थैंक यू। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के क्योंकि हमारे पास सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हम सर आप सभी सवाल पूछ सकते हैं, परंतु एक अलग से सेशन रखेंगे सवाल के लिए जो फुल डे सेशन होगा, जहां पर आप सभी अधिकारियों के सवाल हम वहां पर ले पाएंगे, क्योंकि आज हमारे समय की अपनी बाध्यता है और हम 8 बजे में इस वेबिनार को लगा सकते हैं। कृपया आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सर चूंकि हम एक प्रश्नोत्तरी का एक अलग से सेशन रखेंगे जहां पर फुल डे एक सेशन होगा, वहां पर केवल आप सवाल पूछ सकते हैं और सभी पदाधिकारियों के सवाल वहां पर पूछे जाएंगे। क्योंकि जिन पदाधिकारियों ने मैसेज किया था केवल हमने उनके नाम यहाँ पर लिए हैं जिन्होंने पहले मैसेज कर रखा था, तो उनके सवाल हमने पूछे हैं और आज समय की अपनी बाध्यता है तो सभी पदाधिकारियों के सवालों को 1 घंटे में ले पाना संभव नहीं है, इसलिए हम अलग से प्रश्नोत्तरी के लिए एक अलग से